Today we will start our new unit, that is laws of motion. ठीक है, इससे सबसे पहले हमने रीड किया है 9th क्लास में भी 10th क्लास में भी, व्हाट इज फोर्स। हमने सेकंड यूनिट में काइनेमेटिक्स में मोशन की स्टडी की विदाउट नोइंग इट्स कॉजेज। नाउ इस चैप्टर में हम मोशन की स्टडी करेंगे और किसकी स्टडी करेंगे, उसके साथ उसके कॉजेज की। मतलब हम क्या स्टडी कर रहे हैं अभी, डायनेमिक्स। ठीक है, पहले हमने क्या स्टडी किया, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में आपको डिफरेंस पता है। तो सबसे पहले फोर्स क्या होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम या तो पुश करते हैं या फिर क्या करते हैं, पुल करते हैं। तो क्या क्या होता है उसमें, उसकी स्टेट चेंज होती है। ठीक है, स्टेट में क्या है, फोर्स क्या है, इट इज ए पुश और पुल। ठीक है, फर्स्ट it is a force, it is a push or pull which does or tries to do। क्या क्या कर सकती है फोर्स। देखो आपने 9th क्लास में इफेक्ट्स ऑफ फोर्स किए होंगे, तो क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, कंसीडर करो ये बॉडी रेस्ट में है, अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये बॉडी किस में आ सकती है, मोशन में। ठीक है, आ भी सकती है, जरूरी नहीं है ये बॉडी मोशन में आएगी, क्योंकि अगर हम एक वॉल को पुश करें, दीवार को पुश करें, तो क्या वो बॉडी मोशन में आएगी, नहीं। तो कोई अगर बॉडी जो है, अगर उसके कंपैरिजन में देखें हम, अगर छोटी बॉडी है, इस पे हम फोर्स अप्लाई करें ज़्यादा तो ये मूव करेगी। अगर हम वॉल पे फोर्स अप्लाई करें तो वो बॉल मूव नहीं करेगी। तो फोर्स अप्लाई करने पे, मीन पुश या पुल अप्लाई करने पे एक बॉडी जो है वो अपनी स्टेट को चेंज कर भी सकती है और नहीं भी। तो हमने लिखा है डूज और ट्राइज टू डू, मीन रेस्ट से मोशन में आ भी सकती है या फिर कोशिश कर सकती है रेस्ट से मोशन में आने के लिए, जैसे कि दीवार है। तो फर्स्ट स्टेट मीन्स क्या है, रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट। ठीक है, अब हम कोई एग्जांपल लें तो हमारे पास यही है, अगर हम इसको पुल करें तो ये रेस्ट से कहाँ जाएगा, मोशन में। ठीक है, और कोई भारी चीज है हमारे पास, जैसे दीवार है या कोई भी चीज है भारी, कोई बड़ा पत्थर है, तो हैवी स्टोन है, तो उसको अगर हम पुल करें तो क्या वो मोशन में आएगा, नहीं आएगा। तो दोनों ही केस हो सकते हैं कि वो या तो मूव कर सकता है या फिर ट्राई कर सकता है मूव करने की। क्या करने की, ट्राई कर सकता है स्टेट चेंज करने की, या तो रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में। ठीक है, सेकंड थिंग क्या है, शेप। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम पुश या पुल लगाते हैं तो उसकी शेप चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर फोर्स ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट जो है फोर्स के कंपैरिजन में बिल्कुल कम है, जैसे आटा गूंथते हैं हम, ठीक है, तो उस केस में हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं, हमारी जो आटे की शेप है गूंथे हुए आटे की, वो चेंज हो जाती है। ठीक है, सेकंड केस हम लें अगर, तो दीवार ही है, दीवार को अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो दीवार की शेप चेंज नहीं हो रही है। तो दोनों ही केस हो सकते हैं, शेप चेंज हो भी सकती है और नहीं भी। तो वो ट्राई कर सकती है शेप चेंज होने के लिए या फिर वो शेप चेंज कर सकती है, मीन डू और ट्राइज टू डू। ठीक है, थर्ड क्या है, डायरेक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जैसे एक बॉल मूव कर रही है या कोई भी छोटी चीज मूव कर रही है। ठीक है, एग्जाम्पल, ये कोई बॉल है, ये मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, अगर हम इस पे यहाँ से ऐसे फोर्स अप्लाई कर दें बॉल पे, ठीक
ठीक है, बॉल पे अगर यहाँ से फोर्स अप्लाई कर दें तो इसका पाथ ऐसे नहीं होगा, इसका पाथ कोई और होगा, ठीक है। तो ये बॉल जो है किसी और डायरेक्शन में चली जाएगी। तो जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करते हैं इसकी डायरेक्शन चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। एग्जाम्पल, एक ट्रक मूव कर रहा है और ट्रक के साइड में हम जो है किसी भी चीज से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्रक जो है उसकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी स्मॉल फोर्स अप्लाई करने से। तो हो सकता है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, ठीक है, डूज और ट्राइज टू डू, या फिर वो डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करे। तो फोर्स क्या है, पुश और पुल, विच डूज और ट्राइज टू डू ए चेंज इन इट्स स्टेट, स्टेट में रेस्ट से मोशन और मोशन से रेस्ट, और शेप और डायरेक्शन, ठीक है। ये तीनों चीज चेंज हो सकती है और चेंज नहीं भी हो सकती। मीन फोर्स अप्लाई करने पे वो कोशिश कर सकता है। तो आपने देखो ये रीड किए होंगे स्टेट, शेप और डायरेक्शन कहीं ना कहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एरिस्टोटल फालेसी। एरिस्टोटल फालेसी, फालेसी जो है इसका मीनिंग क्या है, भ्रम, ठीक है। तो एरिस्टोटल ने क्या बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, मूव कर रहा है, या फिर वो रेस्ट में है, तो उसको मूव करने के लिए अगर मोशन में है वो, या फिर अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने के लिए उसको एक नेट एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो देखो हम कंसीडर करते हैं इस बॉल का ही केस, ठीक है, ये बॉल है, ये हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया और ये बॉल मूव करने लग जाती है। तो ये बॉल कुछ टाइम बाद जो है फर्श पे या फ्लोर पे मूव कर रही है, तो कुछ टाइम बाद ये बॉल जो है इसका मोशन क्या हो जाता है, स्टॉप, क्योंकि वहां पर कौन सी फोर्सेज अप्लाई होती हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, ड्यू टू ग्राउंड, एंड जो एयर रेजिस्टेंस होता है, एयर जो रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, वो ये दोनों ही फ्रिक्शनल फोर्स और एयर रेजिस्टेंस जो हैं ये दोनों ही कैसी फोर्सेज हैं, इनविजिबल फोर्सेज हैं, ठीक है। अगर लिक्विड की बात करें हम तो ड्रैग या विस्कस फोर्स, लिक्विड में जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको ड्रैग या विस्कस फोर्स बोलेंगे। तो उस केस में भी लिक्विड में भी, ठीक है, तो हर एक केस में फ्रिक्शनल फोर्स और एयर रेजिस्टेंस की वजह से इस केस में ये बॉल का मोशन जो है कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अगर एक बॉल रेस्ट में भी है, ठीक है, अगर एक बॉल रेस्ट में भी है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। अगर मोशन में है, अगर हमने बोला ये मोशन में है, हमने मूव करके छोड़ दिया इसको, तो ये किस में रहनी चाहिए, मोशन में। बट फैक्टर्स जो हैं कौन कौन से फैक्टर्स, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स एंड सेकंड क्या है, एयर रेजिस्टेंस, इनकी वजह से इनका मोशन क्या हो रहा है, स्टॉप। अगर हम ये ग्राउंड फ्रिक्शन लेस कंसीडर करें, ठीक है, फ्रिक्शन लेस ग्राउंड कंसीडर करें, तो इस बॉल का मतलब फ्रिक्शन लेस और एयर रेजिस्टेंस भी उस पर ना लगे, तो इस बॉल का मोशन कहीं भी स्टॉप नहीं होगा। बट ऐसा कोई सरफेस नहीं है जो टोटली क्या हो, फ्रिक्शन लेस हो, तो इस वजह से ये बॉल जो है मोशन करने के बाद कहीं ना कहीं रुक जाएगी। तो अरिस्टोटल ने बोला एक्सटर्नल फोर्स जो है इस बॉल को मूव करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो उसने बोला एक्सटर्नल फोर्स चाहिए मूव करने के लिए। अगर कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है, तो वो मोशन कभी स्टॉप नहीं होगा। बट उसमें फ्लॉ क्या था, एक कमी क्या थी कि कोई भी फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं होता 100%। नाउ देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपने सुना होगा कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट में है या फिर दोनों ही मोशन में बोल सकते हैं उसको, रेस्ट में या फिर वही ऑब्जेक्ट जो है किस में है, मोशन में है, दोनों में से कोई एक केस कंसीडर करते हैं। तो रेस्ट या मोशन में है, अगर मोशन में है, मूव कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं, आपने सुना होगा कभी न कभी कि उस पे जो है वो नेट फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, नेट फोर्स
एक्ट कर रही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस पर नेट फोर्स क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। बट अगर हम रेस्ट का केस लें या फिर यूनिफॉर्म मोशन का ही केस लें तो दोनों ही केसेस में नेट फोर्स जो है वो काम नहीं कर रही है, नेट फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एरिस्टोटल ने यह भी बताया कि नेट फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नेट फोर्स नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। तो क्या बताया अरिस्टोटल ने, नेट फोर्स नहीं, रिस्पॉन्सिबल कौन है, एक्सटर्नल फोर्स। हमें इस बॉल को मूव करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी स्टेट की, शेप की या डायरेक्शन की, जो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, तो आपने एक टर्म पढ़ी होगी इनर्शिया। उससे पहले एरिस्टोटल के एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। एरिस्टोटल्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एरिस्टोटल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि ये हमारे पास कोई स्लोप है, ठीक है, यहाँ से हमने एक बॉल को मूव करके एक फोर्स अप्लाई करके छोड़ दिया, ठीक है। तो बॉल जो है तो वो कहाँ मूव करेगी, डाउनवर्ड, ठीक है। अगर, ठीक है, अगर एक बॉल है उस पर हम फोर्स अप्लाई करें तो वो बॉल कहाँ मूव करेगी, अपवर्ड, ठीक है। डाउनवर्ड मूव करेगी, नीचे आके सरफेस पे कहीं ना कहीं रुक जाएगी। बॉल पे फोर्स अप्लाई किया, ऊपर गई, ऊपर जाके कहीं ना कहीं वो रुक जाएगी। अगर हमारे पास एक सरफेस है जो कि ऐसे ग्राउंड है, ठीक है, जो कि हमने अभी केस डिस्कस किया है, फ्रिक्शनलेस तो कुछ होता ही नहीं है, तो इस केस में बॉल जो है आगे जाके उसका मोशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। बट अगर हम फ्रिक्शनलेस सरफेस लें, ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस कंसीडर कर लें और उस केस में यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप करें यहाँ, ठीक है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया हमने इतनी हाइट पे, इतनी हाइट पे बॉल को हमने छोड़ दिया, तो ये बॉल नीचे आएगी और यहाँ से ये बॉल, ठीक है, ये थोड़ा कर्व होगा, यहाँ से ये बॉल ऊपर चली जाएगी। तो जितनी हाइट से ये ऊपर आई है उतनी ही हाइट से ये ऊपर चली जाएगी, जितनी हाइट से ऊपर से नीचे आई है उतनी हाइट से ये नीचे से ऊपर चली जाएगी। बस सरफेस क्या हुआ आपका, फ्रिक्शनलेस। नाउ अगर हम देखें कि हमारे पास सरफेस जो है वो कैसा है, ऐसा, ऐसा सरफेस है, ठीक है, सेम यही सरफेस है, बस हमने क्या किया, जो सेकंड ये स्लोप है, ये हमने इसका जो पाथ है वो क्या कर दिया, लॉन्ग कर दिया। अगर हम यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप करें और ये सरफेस कैसा हो, फ्रिक्शनलेस हो, तो ये बॉल यहाँ आएगी, ठीक है, और यहाँ के बाद यहाँ जाएगी। ये इसका पाथ हमने क्या कर दिया, लॉन्ग कर दिया। बट देखो पाथ लॉन्ग करने से क्या है, हाइट जो है बॉल की जो उसने अटेन की है वो हाइट इसके इक्वल ही रहेगी, चाहे पाथ शॉर्ट हो या फिर पाथ लॉन्ग हो, या फिर सेकंड जो हमारा ये है ये भी क्या हो, वर्टिकल कम हो, तो भी अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो दोनों की हाइट जो है बॉल की, इस केस में और इस केस में, वो दोनों की सेम हाइट होगी। अगर हम एक प्लेन सरफेस लें और उस पे एक बॉडी को मूव करने के लिए छोड़ दें फोर्स अप्लाई करके, और ये सरफेस भी कैसा हो, फ्रिक्शनलेस हो, फ्रिक्शनलेस सरफेस हो, तो ये बॉडी मूव करती रहेगी। बट आपको पता है फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं होता। हम अभी डिस्कस करेंगे इनर्शिया को, ठीक है, 9th क्लास में भी आपने रीड किया होगा इनर्शिया को। जो भी 9th क्लास की आपने बुक रीड की है, जितना भी रीड किया है आपने, वो सब +1 में आता है, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक हो, कुछ भी हो, कोई भी न्यूमेरिकल हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो बेस आपका क्या है, +1 का 9th क्लास की। इनर्शिया क्या होता है,
कोई भी बॉडी है, आप हर रोज देखते हो घर में, ठीक है, पेन, पेंसिल, डस्टर, मार्कर, चेयर, टेबल, जो भी है, बेड है, कोई भी चीज, अगर वो रेस्ट में है तो वो अपनी स्टेट या शेप, ठीक है, कभी भी चेंज नहीं करता जब तक उस पे हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, ठीक है। मतलब उसके पास एक प्रॉपर्टी है, हर एक बॉडी के पास एक प्रॉपर्टी है। जैसे एग्जांपल, कोई फैन मूव कर रहा है या कोई भी चीज मूव कर रही है, अगर हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो उसका मोशन जो है वो स्टॉप नहीं होगा। मीन कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट, शेप या डायरेक्शन जो है वो खुद चेंज नहीं करता, उस पर हम क्या अप्लाई करते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। तो इनर्शिया क्या है, उस बॉडी के अंदर की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, अंदर की प्रॉपर्टी है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट या फिर शेप या फिर डायरेक्शन बाय इटसेल्फ। कोई भी चीज है उसकी स्टेट, शेप या डायरेक्शन जो है वो खुद से चेंज नहीं होगी। हम उसकी स्टेट, शेप, डायरेक्शन कब चेंज कर सकते हैं, जब हम उस पर क्या अप्लाई करें, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें। तो इसी प्रॉपर्टी को बॉडी की क्या बोलते हैं, हम इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया तीन तरह का होता है, ठीक है। फर्स्ट इनर्शिया क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकंड क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। थर्ड क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। इनर्शिया ऑफ शेप भी बोल सकते हैं हम। तो मेन ये थ्री है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। एग्जांपल, इनर्शिया ऑफ रेस्ट मीन क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसके पास एक प्रॉपर्टी है कि वो अपनी स्टेट, रेस्ट को मोशन में नहीं लेके आ सकता खुद से, ठीक है, बाय इटसेल्फ, खुद से वो चेंज नहीं कर सकता। अगर हम उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो ही उसकी स्टेट क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। तो इनर्शिया में ये थ्री टाइप्स हैं, स्टेट, रेस्ट चेंज नहीं कर सकता, मोशन चेंज नहीं कर सकता और डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता कोई भी ऑब्जेक्ट खुद से। तो न्यूटन के लॉज हम पढ़ रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन गिवन बाय न्यूटन। तो जो फर्स्ट लॉ है, ठीक है, वो यही बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा अगर रेस्ट में है तो, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। बट कब तक रहेगा, जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। अगर ये मार्कर यहाँ है हमारे पास तो ये मार्कर जो है वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो फर्स्ट लॉ क्या है, इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट इट विल बी इन रेस्ट एंड इफ ए बॉडी इज इन मोशन इट विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन until we apply an external force on it, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशंस हैं कुछ, ठीक है, फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन है कुछ, ठीक है। फर्स्ट लॉ ने क्या डिफाइन किया, इनर्शिया को न्यूटन ने, ठीक है। तो हम बेस करेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन। जैसे कोई भी बस है, अगर वो किस में है, रेस्ट में है, कोई भी बस अगर किस में है, रेस्ट में है, ठीक है, और हम उस बस के अंदर जो है वो खड़े हैं, तो हमारी बॉडी पूरी कंप्लीट तरह से रिजिड बॉडी नहीं है। रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी होती है अगर कोई बॉडी में किसी भी दो फिक्स पॉइंट के बीच में डिस्टेंस मोशन के बाद या किसी भी चीज के बाद चेंज ना हो। ये डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस की क्या रहनी चाहिए, इक्वल रहनी चाहिए, ठीक है। तो मोशन में आने के बाद ए और बी पॉइंट्स के बीच में जितनी डिस्टेंस है, ए और बी पॉइंट्स के बीच में उतनी ही डिस्टेंस सेम रहेगी, तो वो बॉडी क्या होगी, रिजिड होगी।
अगर क्या रहता है, डिस्टेंस सेम रहता है डी। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं रेस्ट की, तो बस का एग्जांपल ले रहे थे हम। तो कंसीडर करो हम बस में खड़े हैं, रेस्ट में है, बस भी रेस्ट में है। जैसे ही बस स्टार्ट होती है और मूव करना स्टार्ट करती है, तो बस जो है उसके टायर्स किस वजह से रेस्ट में थे, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुई इंजन से, बस ने मूव करना स्टार्ट किया, फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम किया। ठीक है, हम क्या है, बस के अंदर खड़े हैं, तो हमारी पूरी बॉडी किसमें थी, रेस्ट में थी। हमारी पूरी बॉडी रिजिड नहीं है, हमारी पूरी बॉडी जो है वो क्या नहीं है, रिजिड। ठीक है, वो बॉडी हमारी, ये जो हमारी बॉडी है ये अपनी शेप को, स्टेट को डिफॉर्म कर सकती है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो जैसे ही बस ने मूव किया, हमारा जो लोअर पार्ट है, लोअर मीन यहाँ से लोअर पार्ट, नीचे हाफ पार्ट जो है लोअर पार्ट बोलेंगे, और हाफ पार्ट जो है ऊपर अपर पार्ट बोलेंगे। जैसे ही बस ने मूव किया, हमारा लोअर पार्ट किसके कांटेक्ट में था, बस के कांटेक्ट में था, तो लोअर पार्ट ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जब एक बॉडी मोशन में आई, बस मोशन में आई, तो हमारी जो लेग्स थी, लोअर पार्ट, उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया। बट अपर पार्ट जो है वो किस में रहा, रेस्ट में ही रहा। लोअर पार्ट ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, बट अपर पार्ट किस में रहा, रेस्ट में। तो जैसे ही बस ने मूव किया, हमारी लेग्स तो आगे चली गई, अब लोअर पार्ट आगे मूव कर गया बस के साथ, बट अपर पार्ट किस में रहा, रेस्ट में, क्योंकि एक बॉडी रेस्ट है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। बट हमारी बॉडी जो है, ठीक है, हाफ बॉडी थोड़ी आगे चली गई बस के साथ, बट जो पीछे अपर बॉडी है हमारी, ठीक है, अपर बॉडी वो रेस्ट में ही रही। तो रेस्ट में रहने का मतलब वो वहीं पे रही, तो लोअर पार्ट आगे गया, अपर पार्ट रेस्ट में रहा। तो हमें क्या लगा कि हमारा अपर पार्ट जो है वो कहाँ गया है, पीछे की तरफ धकेल दिया गया। बट एक्चुअली वो भी आगे चल पड़ता है बाद में, क्यों, क्योंकि हमारी जो मसल्स, हमारी जो पूरी बॉडी है वो किससे कॉन्टेक्टेड है, मसल्स के साथ, और मस्कुलर फोर्स बॉडी ने अप्लाई किया, तो लोअर बॉडी के साथ अपर बॉडी भी आगे मूव करने लगी। तो सिंपली बस ने मूव किया, लोअर पार्ट जो है वो भी मूव करने लगा, अपर पार्ट किस में रहा, रेस्ट में, तो अपर पार्ट की पोजीशन वही रहेगी। ठीक है, इसको इस तरह से समझते हैं, लोअर पार्ट ने मूव किया, अपर पार्ट वही रहा, तो हमें लगा हम कहाँ गिर गए, पीछे की तरफ। सेम इसी वे से अगर हम इनर्शिया ऑफ मोशन का देखें, ठीक है, तो जैसे ही बस मूव कर रही है, हम भी मोशन में हैं, बस भी मोशन में है। ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है वो मोशन में है बस के साथ। जैसे ही बस ने ब्रेक अप्लाई किए, ठीक है, जैसे ही बस ने ब्रेक अप्लाई किए, तो हमारा जो लोअर पार्ट है वो किस में आ गया, रेस्ट में, किसके साथ, बस के साथ। तो लोअर पार्ट रेस्ट में आ गया, बट अपर पार्ट जो है वो किस में है, मोशन में, तो अपर पार्ट कहाँ जाएगा, मोशन में जाएगा। ठीक है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, बट हमारी बॉडी जो है वो मस्कुलर फोर्स अप्लाई करेगी और अपर पार्ट को भी कहाँ ले आएगी, रेस्ट में ले आएगी, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी जो है वो कनेक्टेड है मसल से। तो ये था आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। सेम इसी वे से हम बोल सकते हैं डायरेक्शन का। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ के बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे हमने बस का एग्जांपल किया है, ऐसे तुम हॉर्स राइडिंग का एग्जांपल कर सकते हो। हॉर्स के ऊपर तुम बैठे हो, ठीक है, हॉर्स राइडिंग कर रहे हो। जैसे ही हॉर्स ने मूव करना स्टार्ट किया, लोअर पार्ट जो है हॉर्स के साथ आगे चला गया, बट अपर पार्ट कहाँ रहा, पीछे। तो एकदम से कहाँ धक्का लगता है, हमें पीछे की तरफ फोर्स लगती है। सेकंड, अगर हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, ठीक है, हॉर्स चल रहा है, दौड़ रहा है, तो हमारी जो पूरी बॉडी है वो किस में है, मोशन में। एकदम से हॉर्स ने ब्रेक अप्लाई किए तो लोअर पार्ट तो रेस्ट में आ जाएगा, बट अपर पार्ट कहाँ रहेगा, मोशन में, तो फिर हम आगे की ओर पुश होंगे। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं, बुक्स में गिवन है आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशंस। ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशंस तक, इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया और फर्स्ट लॉ और उसकी एप्लीकेशंस तक आपने क्या करना है, रीड करना है। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ,
न्यूटन थर्ड लॉ, तो न्यूटन सेकंड लॉ की फुली एक्सप्लेन करेंगे। बट उससे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ से पहले क्या डिस्कस करेंगे, मोमेंटम। मोमेंटम वर्ड आपने सुना होगा नाइन्थ क्लास में, क्योंकि हम जो भी नाइन्थ क्लास का है वो +1 में दोबारा रिपीट कर रहे हैं, तो कुछ कुछ रिपीट होगा, बाकी सब कुछ नया होगा। नाउ क्या डिफाइन करेंगे हम, मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम का सिंबल क्या है, पी। मोमेंटम का सिंबल क्या है, पी। फॉर्मूला क्या है मोमेंटम का, एम वी। एम क्या है, मास, वी क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है मोमेंटम किस किस का, मास और वेलोसिटी का। सिंपल डेफिनेशन क्या है मोमेंटम की, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। इसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। देखो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर, और मास क्या है, स्केलर। तो मोमेंटम भी क्या है, स्केलर इनटू वेक्टर। क्या आंसर आएगा, वेक्टर। तो मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है, जो डायरेक्शन किसकी होती है, वेलोसिटी की होती है। ठीक है, नाउ मोमेंटम के केस में अगर हम देखें, इफ m इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर मास क्या है बॉडी का, कांस्टेंट, तो इस मास को कांस्टेंट लेते हैं, तो p किसके इक्वल आएगा, कांस्टेंट इनटू v के। तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, v के। अगर हम ग्राफ ड्रा करें मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में, अगर मास क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट। वैसे मास क्या होता है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। मीन अगर हम बॉडी का मास कम लें, ज़्यादा लें, या दो बॉडीज का मोशन लें, तो अगर हमारे पास मास कांस्टेंट है, तो जितना मोमेंटम इंक्रीज करेंगे या जितनी वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे, उतना ही क्या इंक्रीज होगा, मोमेंटम इंक्रीज होगा। तो ये ग्राफ आएगा इसका। अगर हम v कांस्टेंट लें, ठीक है, तो सेम इसी वे में मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल आएगा, मास के प्रोपोर्शनल आएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट्स है, उनकी वेलोसिटी जो है हम कांस्टेंट ले लें, ठीक है, तो जिसका ज्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का, उसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा। मीन इसका भी ग्राफ कैसे आएगा, पी एम, इसका भी ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे आएगा। अगर दोनों में अलग अलग हो, मीन m1 v1 हो और दूसरी बॉडी है m2 v2 मोमेंटम हो, तो फर्स्ट बॉडी का मास m1 वेलोसिटी v1, सेकंड का मास m2 वेलोसिटी v2। इन दोनों में से कोई भी सेम नहीं है, मास भी सेम नहीं है, वेलोसिटी भी सेम नहीं है, बट हम बोल देते हैं कि p जो है मोमेंटम वो सेम है। ठीक है, मोमेंटम सेम का मीन क्या है, फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम m1 v1, सेकंड का m2 v2 सेम है, मीन क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। तो यहाँ पर m1 by m2 इक्वल टू v2 by v1। ठीक है, v1 इसके डिवाइड में ले गए, m2 इसके डिवाइड में, हमारे पास रिलेशन क्या आया, ये आया। तो देखो यहाँ से अगर मास m2 कम होगा, तो वेलोसिटी क्या होगी सेकंड बॉडी की, ज्यादा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसे ही इसमें अगर ये मास कम हुआ, तो v1 वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मास और वेलोसिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर क्या सेम है, p सेम है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बनेगा मास और वेलोसिटी के बीच में। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। अगर मास कम हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, ज्यादा। तो अगर मास ज्यादा हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, इस साइड डिक्रीज हो रही है, जैसे ही मास इंक्रीज हो रहा है। मास कम है, वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। अगर ये मास ज्यादा है, वेलोसिटी क्या होगी, कम। तो अगर p सेम है, तो m और v के बीच ग्राफ क्या बनेगा आपका, ऐसा बनेगा। देखो कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट है और एक लाइटर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक हमारे पास मार्कर है और एक हमारे पास गाड़ी है। अगर हम दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, दोनों को सेम मोमेंटम दें हम, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम। गाड़ी को हम पुश करेंगे, ठीक है, मोमेंटम उतना ही देंगे जितना इस पेन को दिया है, मार्कर को दिया है। तो गाड़ी जो है उसका जो
उसकी जो वेलोसिटी होगी वो बिल्कुल कम होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, जबकि जो जिसका मास कम है उसकी स्पीड क्या होगी, एकदम से ज्यादा होगी। तो मोमेंटम जो है वो किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है। दूसरा अगर हम केस लें एक बुलेट का, अगर हम एक बुलेट फायर करें, ठीक है, गन से फायर करेंगे बुलेट, तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा। अगर हम उसको फायर करते हैं हैंड से, हाथ से फायर करते हैं उसको, ठीक है, बुलेट को हमने फायर किया हाथ से, तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। ठीक है। तो बुलेट का मास तो क्या है, सेम, बट जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, मास सेम है, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। तो जो गन से फायर हुआ है उसका मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा। तो उसको स्टॉप करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर हमने उसको हाथ से फायर किया है या किसी भी चीज से बुलेट को फेंक दिया हमने ऐसे ही, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, मास तो उतना ही है बुलेट का जितना गन से फायर किया था उसका था, बट उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कम होने से कम हो जाएगा तो कम मोमेंटम होगा तो हमें कम अपोजिंग फोर्स जो है वो क्या करनी पड़ेगी, अप्लाई करनी पड़ेगी। तो मोमेंटम ये है। मोमेंटम की यूनिट क्या है, मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम की यूनिट क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला रीड करें, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला किस किस की टर्म्स में, एम एल और टी की टर्म्स में, मास लेंथ और टाइम। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशंस क्या क्या है, मास, लेंथ और टाइम। डायमेंशनल फॉर्मूला मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, देखो मास को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एम से। तो मोमेंटम में एम का मीनिंग क्या है, मास। तो पी का डायमेंशनल फॉर्मूला, मास को एम से रिप्रेजेंट किया, मीटर पर सेकंड मीन मीटर डिवाइड बाय सेकंड। मीटर क्या है हमारे पास, लेंथ, लेंथ की यूनिट मीटर होती है, तो ये होगा आपका एल। सेकंड क्या है, टाइम, तो एल डिवाइड बाय टी, इसको हम ऐसे राइट करते हैं एल टी इनवर्स। ठीक है, तो मास इनटू वेलोसिटी की यूनिट क्या आई है, डायमेंशनल, अगर डायमेंशन की टर्म्स में बात करें तो एम एल टी माइनस 1। ठीक है, ये आपका क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस 1। ओके, नाउ हम रीड करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो हम डिटेल से करेंगे नेक्स्ट